IVF स्टैंड्स फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो का जो मतलब है ना साइंस में, वो है जिस्म से बाहर। ठीक है। सो हमने क्या किया कि इसमें इलाज में अगर खातून की ट्यूबें बांधे, तो मैंने आपको बताया था कि अंडा और स्पर्म मिल नहीं पा रहे, तो हमने रास्ता ब्लॉक हो गया। हाँ, हमने इसमें अंडे और स्पर्म को खुद मिला देना है जिस्म से बाहर। बेसिकली ये इलाज है आम जुबान में। अब होना कैसे, ये थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो सारे बांझपन के जो इलाज है ना डॉक्टर साहब, यूजली पीरियड्स के साथ शुरू होने, इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है साइकिल के साथ। सो IVF भी उसी तरह, जैसे ही पीरियड्स आते हैं हम उसके साथ इलाज शुरू कर देते हैं। दो तरह के टीके होते हैं, एक प्रोटोकॉल होती है जो पीरियड से कुछ दिन पहले शुरू होती है, और एक होती है जो पीरियड्स के बाद शुरू होती है। सो वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि किस पेशेंट को कौन सी प्रोटोकॉल पे डालना है। अमूमन आप आएंगे तो हम अमूमन ये कहते हैं कि पीरियड से लेट से हफ्ता पहले आ जाए। अगर हमने वो वाले टीके देने होते हैं जो पहले शुरू होने, वो शुरू हो जाते हैं, वरना जो पीरियड्स के साथ होते हैं वो गाइड कर दिए जाते हैं। वंस खातून को टीके शुरू हो जाएंगे, वो डेली लगेंगे। ठीक है। जब तक कि स्कैन में हमें ना पता चल जाए कि उसके फॉलिकल्स तैयार हैं। फॉलिकल्स क्या चीज है डॉक्टर साहब? फॉलिकल गुब्बारा है, पानी का थैला है, ठीक है, जो कि उसके अंडेदानी के अंदर बन रहा है, और इन थैलों के अंदर अंडे बनते हैं। ठीक है। अंडे और स्पर्म दोनों माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है। आंख से नजर नहीं आते, स्कैन में नजर नहीं आते। स्कैन में हमें फॉलिकल नजर आता है। तो अगर फॉलिकल हेल्दी बन रहा होता है तो हम अंदाजा लगा रहे होते हैं कि इंशाल्लाह इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक अंडा भी अच्छा बन रहा होगा। सो जब वो फॉलिकल तैयार होता है, हम खातून को बता देते हैं कि लो भैया अब आपके जिस्म से अंडे बाहर निकाल। अच्छा, ये फॉलिकल का फॉलिक एसिड से भी कोई ताल्लुक है? नहीं हाँ, इसका नाम बस फॉलिकल रख दिया गया है। लेकिन फॉलिक एसिड, ये भी आपने अच्छा पॉइंट रेज किया कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी है। सो जो भी खातून किसी भी बांझपन का इलाज करा रही है, उसको रोज फॉलिक एसिड की एक गोली ले लेनी चाहिए। 400 mcg ले ले, उसके लिए यूजली इनफ होती है। सो वो जरूर ले लेनी चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया। सो जिस दिन फॉलिकल तैयार हो जाते हैं, हम उस जोड़े को बता देते हैं कि भाई अगला स्टेप है बेहोशी में अंडे बाहर निकालने का। कट या टीका नहीं लगता, हमने नीडल के थ्रू वजाइना से जाके सारे फॉलिकल सक आउट कर लेने। ठीक है। उस दिन पहली दफा हमने आंख से अंडों को देखना है। ठीक है। उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एग्स पता उसी दिन चलनी है जिस दिन खातून के जिस्म से बाहर निकलने हैं। ठीक है। उस दिन हस्बैंड के फ्रेश स्पर्म लेते हैं और दोनों को, अंडे और स्पर्म को, हम लैब में मिला देते हैं। ठीक है। इनको मिलाने के दो तरीके होते हैं। एक नेचर के बड़ा करीब है, अगर स्पर्म और एग हेल्दी हैं तो हम क्या करते हैं कि हम एक अंडे के अराउंड थोड़े से स्पर्म छोड़ देते हैं जो हेल्दी हैं, और हम उनको नेचुरली मिलने देते हैं। इसे कह देते हैं IVF। अगर हमें लग रहा हो कि स्पर्म कमजोर हैं या एग कमजोर हैं, फिर हम ये रिस्क नहीं लेते, उनको खुद से मिलने नहीं देते। फिर हम खुद एक अंडा पकड़ते हैं, एक स्पर्म पकड़ते हैं और उसको नीडल के थ्रू अंडे के अंदर छोड़ देते हैं, खुद हेल्प आउट कर देते हैं। इसको हम कह देते हैं ICSI, यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। हमने क्या किया, हमने एग के साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्ट कर दिया स्पर्म। ठीक है। इन दोनों को ग्रो करने देते हैं लैब में, इंक्यूबेटर में। तकरीबन 3 से 5 दिन लगते हैं इनकी ग्रोथ को। उसके बाद पेशेंट को बुलाया जाता है और पेशेंट के यूट्रस में एम्ब्रियो छोड़ दिया जाता है। वही बात पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट का रोल भी शुरू हो। एम्ब्रियोलॉजिस्ट का रोल तो डॉक्टर साहब उस दिन से शुरू हो गया जब वो IVF के जिस दिन एग निकाला टेक्निकली, क्योंकि डॉक्टर कंसल्टेंट ने क्या करना है, बिहाइंड द सीन एम्ब्रियोलॉजिस्ट सारा काम करता है। वो जो 5 दिन की ग्रोथ है वो तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने देखनी है। ठीक है। जो एग हमने निकाल के दे दिया, हस्बैंड का स्पर्म दे दिया, सारा कुछ अब उन्होंने करना है। एग को उन्होंने स्पर्म से मिलाना है, स्पर्म को निखार के अंदर, यानी गायनेकोलॉजिस्ट का रोल सिर्फ आपको रूल आउट करना था। हाँ जी। और उसके बाद आगे जो है वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट का रोल शुरू हो गया। एम्ब्रियोलॉजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है IVF में। डॉक्टर साहब आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। नोबेल प्राइज मिला था पहली IVF टीम को। ठीक है। एक कंसल्टेंट था और एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट था। गेस कीजिए किसको मिला होगा नोबेल? एम्ब्रियोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। एम्ब्रियोलॉजिस्ट को ही मिला था। जो नोबेल प्राइज है वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट को मिला। उसकी कामयाबी के पीछे जो हाथ होता है वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट। क्योंकि अगर एम्ब्रियोलॉजी टीम काबिल नहीं है तो IVF सेंटर नहीं चल सकता। कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट जितना मर्जी काबिल हो, उसके हाथ में ही नहीं है, वो तो लैब में अंदर जाता ही नहीं है। और जितना ये, हाँ, और ये जो महंगा इलाज है ये है ही एम्ब्रियोलॉजी की वजह से, क्योंकि ये काम बहुत नाजुक है। आप इमेजिन करें कि एग और स्पर्म दोनों माइक्रोस्कोपिक है। थ्रू आउट हमारी एम्ब्रियोलॉजी टीम माइक्रोस्कोप के अंदर सुबह से लेकर रात तक काम करती है। हर एम्ब्रियोलॉजिस्ट के कंधे दुखते हैं, रह जाते हैं कंधे। हमारी विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाता है क्योंकि वो बाहर धूप नहीं लेता धूप नहीं लेता, कमर जवाब दे जाती है, कंधे जवाब। हम अपनी एम्ब्रियोलॉजी करने के बाद जो है ना फिजियोथेरेपी सेशंस करते हैं, तो इतना ये मुश्किल काम है। सो ये सारी एफर्ट जो भी IVF सक्सेसफुल होता है
उसका क्रेडिट मेरा ख्याल है मेनली एम्ब्रोलॉजिस्ट के सर होता Embryologist के है। पास सो उनकी टीम वो बिहाइंड द सीन होते हैं, लेकिन आई थिंक उनको क्रेडिट देना चाहिए कि ये व्हेनेवर द क्रेडिट इज ड्यू वो उनके लिए ही होता है।